नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजीव गंभीर जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं राजनीतिक मुद्दों पे और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? सर, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ। अभी जैसे सदस्य अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआत की है पूरे इंडिया में, सर इसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में की थी। मैंने अभी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा। और मैं कई स्टेटों का प्रभारी रहा हूँ। मैंने कांग्रेस को बड़े नज़दीकी से देखा है। मेरा 30 साल का राजनीतिक अनुभव है कांग्रेस के अंदर। उसके बाद कई जो इलेक्शन की या जो मेंबरशिप की ड्राइव्स हैं वो हम हर स्टेटों में कांग्रेस के अंदर करते रहे। लेकिन ये जो भव्य सीन मैंने देखा, ये जो दृश्य था, ये दिल को छूने वाला था जब नरेंद्र मोदी जी ने आके सबसे पहले प्रथम सदस्यता अपनी ली और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। मैं भी सौभाग्य था, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस सभा में वहाँ पे उपस्थित था। मेरे को दिल्ली प्रदेश से वहाँ पे संदेश आया था कि आप भी वहाँ पे उपस्थित रहें। लेकिन जो भव्य सीन था और जिस प्रकार से परिवार का विस्तार करने की एक जो भाषण था नरेंद्र मोदी जी का, वो दिल को छूने वाला था। तो मैंने यही अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार का विस्तार कर रहा है, सदस्यता के नाम पे परिवार का विस्तार कर रहा है, विचारधारा का विस्तार कर रहा है। पिछले कई समय से आप कांग्रेस में जुड़े हैं और कई विभिन्न पदों पर रहे। बीजेपी में आपका जो आने का रीज़न रहा, क्या वजह रही? कुछ समय से मैं राजनीतिक माहौल कांग्रेस के अंदर देख रहा था, उनकी विफलताओं का, और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर काम चल रहा है, जिस प्रकार से आपने ये देखा होगा कि अजय माकन जैसे व्यक्ति जो कि कई चुनाव हार चुके हैं, हारने के बावजूद भी उन्हें उच्चतम पदों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो हर चीज़ में विफल है। इतनी बड़ी उनकी विफलता है कि हरियाणा के राज्यसभा के चुनावों में वो अपना चुनाव जीत नहीं पाए, जबकि वो निश्चित चुनाव था। फिर भी उनको अब कोषाध्यक्ष बना दिया सोनिया गांधी जी ने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मन टूट गया। ये लगता है कि राहुल गांधी भी जो है वो सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स में, देश के विकास की बात नहीं करते। वो मात्र सिर्फ एक चीज़ करना चाहते हैं और वो है नरेंद्र मोदी जी का कद छोटा करना। ये अभी से नहीं चल रहा। आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब गुजरात में पहली बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, जब मौत का सौदागर का जो एक फ्रेज था वो सोनिया गांधी ने गुजरात में स्टार्ट किया था और पूरी गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया था। नरेंद्र मोदी जी के प्रति सोनिया गांधी, गांधी परिवार और जो कांग्रेस की नफरत है, वो नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी अच्छे काम करें उनको सबको नज़रअंदाज करके सिर्फ मात्र नरेंद्र मोदी जी के पीछे, ये चीज़ अब सहन नहीं होती। क्योंकि मोदी जी जैसा राजनेता हिंदुस्तान में बहुत अरसों के बाद आए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा करी है, जिन्होंने बगैर किसी लालच के देश को आगे बढ़ाने की, देश का नाम बढ़ाने की और विकसित भारत बनाने का सपना देखा है। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उनके हाथ मजबूत करें। तो क्या आपको लगता है आपका मतलब भाजपा में भविष्य नजर आ रहा आगे? देखिए, बात भविष्य की नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है ये सोच के कि मुझे जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसका मैं निर्वाह करूंगा। भविष्य देश का होता है, भविष्य लोगों का होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक दल के मात्र छोटे से कार्यकर्ता हैं और बस उसी में खुशी मिलती है कि अगर पब्लिक के लिए या जनता के लिए हम कुछ कर पाएँ। मगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर क्या लगता है आपको इस बार? 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है दिल्ली में, सरकार नहीं बना पा रही है। इस बार का रुझान क्या लग रहा है आपको दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? आपने अभी देखा होगा कि इंडिया अलायंस के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर इनका सारे गठित दलों का जो एक समन्वय हुआ और इन्होंने आगे शपथ खाई थी, एक दूसरे की मदद करने की जो बातें की थी और अलायंसेस की बातें की थी, वो सब बिखरती नज़र आ रही हैं। अब ये अच्छी तरह देखेंगे कि हरियाणा के अंदर 7 सीटें और 10 सीटों के बीच में जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का टकराव हुआ है और गठबंधन नहीं बन पाया। ऐसा ही दिल्ली में भी होगा, गठबंधन नहीं बन पाएगा। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार विधानसभा के अंदर, दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारे पास जो है वो है दिल्ली का विकास जो है उसकी अनदेखी की गई। आम आदमी पार्टी बातें करती है एजुकेशन की। एजुकेशन के स्कूलों में अगर आप जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्कूलों के अंदर टेंडरिंग की गई। टेंडरिंग करने के बाद में वहाँ का फर्नीचर, दीवारें, ये सब सुधारे गए।
हर सरकार आती है, हर सरकार काम करती है, कुछ ना कुछ काम होता ही है। शीला दीक्षित थी, उसने भी काम किया। अब आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने अगर ये बात कही है कि दिल्ली के स्कूलों को हमने ठीक किया उन्होंने, लेकिन उन स्कूलों के अंदर जो टीचर्स लगाने चाहिए थी, जो एजुकेशन का स्तर बनाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बढ़ा। आज भी बच्चे 5वीं कक्षा में, आप चलिए दिल्ली स्कूल के एमसीडी के जितने भी आपके स्कूल हैं, वहाँ पे 4वीं 5वीं बच्चों की जो पढ़ाई का लेवल है वो अभी भी चिंताजनक है। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार में और एमसीडी में चरम पर है, और हर काम के अंदर पैसे खाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी आई थी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हर चीज़ में देखा जाता है। लिकर स्कैम का तो एक मुद्दा है जहाँ पे पैसे गोवा चले गए, लेकिन अभी राजेंद्र नगर विधानसभा में भी ये अभी परिस्थितियाँ हैं कि दुर्गेश पाठक के खिलाफ में सीबीआई की इंक्वायरी, सड़कों के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक के मद्देनज़र अभी शुरुआत होगी। तो ये एक मुद्दा और है। तीसरा मुद्दा मैं मानता हूँ कि बेरोज़गारी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार बेरोज़गारी को एड्रेस नहीं कर पा रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साफ़ सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पानी साफ़ नहीं आते हैं। तो मुद्दों की तो लंबी सूची और लिस्ट है। तो सभी मुद्दों को लेके हम चुनाव के अंदर जनता के पास जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जैसे मैं आपको बताऊं, जानकी दास हॉस्पिटल है पांडव नगर के बाद में, वहाँ पे एक सड़क बनी हुई है। पिछले 5 साल से वो सड़क चालू ही नहीं हुई है। उस पर करोड़ों रुपए का बजट लग चुका है, सड़क तैयार हो चुकी है, लेकिन सीवर लाइन ऊपर नीचे होने की वजह से वो सीवर फ्लो ही नहीं बनता और वहाँ पे चालू। तो ये सारा का सारा ये जनता का पैसा है। ये जनता का पैसा इसलिए ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, और इसलिए वो जो ठेकेदार हैं उनको सही काम करने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि उनसे पैसा लिया हुआ है। सिर्फ अपनी पार्टी को देश में विस्तारित करना चाहते थे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जिसका मैं जोर शोर से खंडन करता हूँ। राजेंद्र नगर विधानसभा से सर आप भी शायद तैयारी कर रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, तो कैसा मतलब माहौल इस बार देखने को मिल रहा है सर क्षेत्र में? देखिए, जनता जो है भारतीय जनता पॉलिसी की समर्थक है, और मेरी तैयारी विधानसभा लड़ने की ऐसे में तो नहीं है, लेकिन मेरी ये ज़रूर, अगर पार्टी जिम्मेवारी देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक का प्यार, पब्लिक के काम, पब्लिक की समस्या वो समझना सबसे ज़रूरी है, और वो मैं कार्य अभी शुरू कर चुका हूँ। सर मगर कई चेहरे इस बार देखने को मिल रहे हैं चुनाव में, कई दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कंपटीशन रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये साफ, आपने जो अभी एक प्रश्न मुझसे पूछा, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी दिल्ली में कितनी है। जब किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी होती है तभी उसके जो है ज़्यादा लोग टिकटें मांगी जाती हैं। अब आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन दोनों के लिए टिकट मांगने वाले दावेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र नगर से 5 से 10 मांगने कैंडिडेट्स हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छी बात है। ये तो स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो उसे लगता है मतलब आपसे कुछ मतभेद भी रहेंगे इससे? नहीं, मेरा किसी से मतभेद नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनेगा हम उसके साथ काम करेंगे। यही शालीनता है भारतीय जनता पार्टी की कि पार्टी सिर्फ एक कैंडिडेट भेजती है और सभी लोगों को उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और मेरे सभी मित्र हैं, मेरे जानकार भी हैं, मेरे सभी मित्र हैं। सर आपकी अपनी क्या सोशल एक्टिविटीज़ हैं? आप मतलब पॉलिटिकल तो हैं, इसके अलावा आप कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं, जैसे लोगों की जो भी सेवा भाव करते हैं, आप क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? देखिए, मैं बहुत लंबे अरसे से एक NGO चलाता हूं जिसका नाम है मानव सहायता अभियान। वो अभी इस समय 24 साल पुरानी है। उन संस्था के अंदर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। मेरे पास में कोई भी आता है, चाहे वो चिकित्सा के इशू के अंदर हो, चाहे वो किसी स्कूल की एजुकेशन के लिए हो, चाहे किसी प्रकार की भी मदद हो, गरीब परिवार की बेटियों की शादी करना हो, तो हम सभी में कार्यरत रहते हैं। सर लगातार महिला सुरक्षा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। सर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में महिलाओं को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स भी, जो राजनीति भी होती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दिल टूटने वाली बात है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी से नहीं है, कई वर्षों से है, और सभी कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर
कठोर से कठोर और जल्द से जल्द सज़ा कल्प्रिट्स को मिल सके। इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित भी करना पड़ेगा। कानून अपनी व्यवस्था करेगा, परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बिठा के, माताओं को, बहनों को, अपनी गृहिणियों को, अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बैठ के इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा, जब तक समाज के अंदर एकजुटता नहीं होगी और इस मुद्दे को संगीनता से नहीं देखा जाएगा परिवार के माध्यम से, तब तक सरकार भी, कोई भी सरकार हो, इसमें कितने भी कानून बनाने जाएं, कितने भी कोर्ट संज्ञान लें, कितने भी कोर्ट सख्त कार्रवाई करें, लेकिन तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी अपनी बहनों से कि घर के अंदर मजबूती से अपने भाइयों को, अपने पतियों को, अपने फादर्स को ये कहें कि हर लड़की उसकी इज्जत करना सीखे और उससे जो है रिस्पेक्ट से बात करें। मेरी तो यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। तो ये हमारी सीधी बात राजीव गंभीर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।